हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले फाइनेंशियल रेशियो में ऑपरेटिंग रेशियो का लास्ट पार्ट जो कि है डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। जी हाँ दोस्तों, डीएसओ शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं। डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग को हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हो किसी भी कंपनी का, जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो इसका यूज़ किस तरह से किया जाना चाहिए। डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग का जो नंबर आता है वो नंबर ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए अच्छी कंपनी होने के लिए, तो वो सारे क्राइटेरिया हम देखने वाले हैं। एंड ये वेरी सिमिलर टू द इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज से बहुत ही सिमिलर है, जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सिमिलर था अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर के। तो इसी तरह से डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग इज़ वेरी सिमिलर टू इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो वो हमने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी देख लिया है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल रेशियो के चार टाइप आपको ऑलरेडी पता है, हर वीडियो मैंने रिपीट किया है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिवरेज रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। अब ये 1, 2 एंड 4 ख़त्म हो चुका है। वैल्यूएशन रेशियो के जो पार्ट्स है वो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं हमारे प्लेलिस्ट में। ऑपरेटिंग रेशियो में ये लास्ट पार्ट है जो कि है डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। जी हाँ दोस्तों, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग इज़ वेरी सिमिलर टू इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज। ठीक है, ये दोनों काफ़ी सिमिलर हैं। एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो सिमिलर थे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इट इज़ अबाउट द इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज अबाउट द कैश रिसीवेबल। ओके, एंड सिमिलरली ये इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज जो है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड थे, एंड डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग जो है ये कैश कितने पीरियड्स में हमें रिसीव होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये फंडा क्लियर कर लेते हैं कि डे सेल्स आउटस्टैंडिंग क्या होता है। डे सेल्स आउटस्टैंडिंग इज नथिंग बट आपका जो कंपनी में जो प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं, ठीक है, कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं उसे सेल करने के बाद उसका जो अमाउंट है, ठीक है, जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो था, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ARTR। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो था इट वाज कि कैश आपके कंपनी में कितने फ्रिक्वेंटली आ रहा है। फ्रिक्वेंटली इन द सेंस पूरे साल भर में 10 टाइम्स आ रहा है या 5 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आती है कि भैया कि मेरा जो कैश कन्वर्ट हो रहा है मेरे प्रोडक्ट बेचने के बाद, तो वो जो अमाउंट है वो 10 टाइम्स है, यानी कि 10 टाइम्स मेरा कैश जनरेट हो रहा है मेरे कंपनी में। यानी कि जितना ज़्यादा अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर होगा उतना ज़्यादा कंपनी के लिए अच्छा होता है, एंड कैश अवेलेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कैश 10 टाइम्स आ रहा है, बट 10 टाइम्स आ रहा है तो कितने पीरियड्स में आ रहा है। लाइक अगर 365 डेज है, ठीक है, पूरे साल में 365 डेज है, तो कितने इंटरवल्स में आ रहा है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द पीरियड कि हो सकता है कि एवरी 20 डेज में आता होगा। ठीक है, हो सकता है एवरी 36 डेज में आता होगा। ठीक है, तो इन दैट वे। ओके, तो चलिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है। डे सेल्स आउटस्टैंडिंग का फॉर्मूला कुछ इस तरह से आपके सामने है। अगर आप डे सेल्स आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करो तो इट इज़ नथिंग बट एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 365 डेज। अगर यहाँ पे आप थोड़ा नोटिस करो तो रिवेन्यू के नीचे मैं इसको ले लेता हूँ, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। रिवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल इज नथिंग बट योर डेज। अगर इन दोनों को मैं एक साथ लिखूंगा, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये मेरा क्या है, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये मेरा अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होता है। यानी कि डे सेल्स आउटस्टैंडिंग मेरा क्या होगा, 365 डेज डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये मेरा डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग होगा। तो अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग जो है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, मतलब कंपनी अच्छी होने के लिए अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग कम होने चाहिए। फंडा बहुत क्लियर है। मतलब आप कहोगे कि भैया कैश जो जनरेट हो रहा है उसका पीरियड कम से कम होना चाहिए। मतलब अगर हर 10 दिनों पे मेरे कंपनी में कैश जनरेट हो रहा है, दैट इज़ गुड ना। अगर आप बोलो कि 50 दिनों में या 60 दिनों में, 60 दिन यानी कि 2 महीने में,
2 महीने में मेरे कंपनी में कैश जनरेट हो रहा है, यानी कि काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। एंड एवरी 10 डेज़ में अगर मेरे कंपनी में कैश जनरेट हो रहा है, मेरे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं और पैसे आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि कंपनी के पास हमेशा पैसे रहेंगे। तो 10 दिन अच्छा है या 10 60 डेज़ अच्छा है? डेफ़िनेटली डीएसओ अगर मेरा 10 डेज़ का है तो अच्छा है, एंड डीएसओ मेरा 60 डेज़ का है तो ये सेकेंडरी में आ जाएगा। फर्स्ट प्रेफ़रेंस जो भी रहेगा वो डीएसओ कम रहना चाहिए, वही मेरा प्रेफ़रेंस रहेगा। कंपनी ए और बी अगर पीयर टू पीयर कंपनी है, तो इसमें अगर ए का डीएसओ 10 डेज़ है एंड बी का डीएसओ 60 डेज़ है, तो डेफ़िनेटली ए विल बी प्रेफरेबल कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ डेज़ सेल्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है? तो ये छोटी सी चीज़ समझ में आ गई होगी। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या था कि कितने फ्रीक्वेंटली, कितनी बार, हाउ मच टाइम्स द कैश बीन जनरेटेड, ठीक है? और डे सेल्स आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है, कितने पीरियड ऑफ इंटरवल्स पे कैश जनरेट हो रहा है, मतलब कितने डेज पे या कितने मंथ पे जनरेट हो रहा है। ले सपोज कि अगर ए कंपनी में 1 मंथ में कैश जनरेशन हो रहा है एंड बी कंपनी में 3 मंथ्स पे हो रहा है, तो इसमें भी मैं ए को ही प्रेफर करूंगा, ठीक है? तो दैट डिपेंड्स कि कौन सा पीरियड आप चूज कर रहे हो, डेज में आप बात कर रहे हो या मंथ में बात कर रहे हो या क्वार्टरली बात कर रहे हो। तो दैट डिपेंड्स कि कैसे आप बात कर रहे हो। तो डेफिनेटली डीएसओ कम ही होना चाहिए, डीएसओ जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा कंपनी होगा, ठीक है? तो इस तरह से आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो कंपनी को इस तरह से जज किया जाता है, इस तरह से एनालाइज करके अपना जजमेंट बनाया जाता है कि भैया ये कंपनी में जो डीएसओ है दैट इज लेसर, तो ये काफ़ी अच्छी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कैश फ्लो अच्छा होता है, इनफ्लो अच्छा हो रहा है एंड डेफिनेटली वो अदर एक्टिविटीज़ में उस पैसे का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कैश की कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इनके जो भी ऑपरेशन एक्टिविटी है या फिर अदर एक्टिविटीज़ है, तो उसमें ये अपने कैश को यूज़ कर सकती हैं, ठीक है? तो डेफिनेटली डेट सेल्स आउटस्टैंडिंग का इस तरह से हम फंडामेंटल एनालिसिस में यूज़ करते हैं। तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से भी समझ लेते हैं, चलते हैं स्क्रीनर के वेबसाइट पे, वहाँ पर जाके एक एग्जांपल लेते हैं, मैकडॉनल्ड्स और जुबिलेंट फूड का ही ले लेते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में हम उनके बारे में बातें करते आ रहे हैं, तो उसके बारे में ही बात कर लेंगे। तो चलिए अपने वेबसाइट पे चलते हैं। तो इस स्क्रीनर के वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे सर्च करूँगा मैं वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड, ओके? एंड एडिट रेशियो में जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे रेशियो मेरे दिखाई नहीं दे रहे, तो रेशियो पे क्लिक कर लूँगा। डे सेल्स आउटस्टैंडिंग यहाँ पर नीचे मुझे दिख जाएगा, यहाँ पे देखिए रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग, ठीक है? डे सेल्स आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग एक ही होता है। तो इस पर मैं क्लिक कर ले रहा हूँ। यहाँ पे सेव क्विक क्विक रेशियो कर देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए डेज रिसीवेबल, ये एवरी 2.6 डेज, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 डेज पकड़ लो। एवरी 3 डेज पे जब इनवॉइस जनरेट हो रहा है, ठीक है, कंपनी इनवॉइस जनरेट कर रही है, तो उसके एवरी 3 डेज पे कंपनी को जो है कैश रिसीव हो रहा है, ठीक है? उसके इनवॉइस जनरेट करने के एवरी 3 डेज पर, ठीक है, एवरी 3 डेज पर इसे कैश मिल जा रहा है, ठीक है? तो यानी कि इस कंपनी का डीएसओ जो है या फिर डेज रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग जो है ये 2.64 है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 है, ओके? अब इसके पीयर कंपनीज का भी देख लेते हैं कि डीएसओ क्या है। तो यहाँ पर मैं पीएस पे क्लिक करता हूँ, जुबिलेंट फूड पे क्लिक कर ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि ये 17 डेज का है, यानी कि डेज रिसीवेबल जो यहाँ पे है वो 17.1 है अप्रोक्सीमेटली। आप इसे 18 पकड़ सकते हो, तो ये 18 है। तो डेफिनेटली इसमें भी आपने देखा कि जुबिलेंट फूड वर्क्स इज लैगिंग एंड वेस्ट वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड जो है वो लीड कर रहा है, यानी कि जो कंपैरिजन डेटा होते हैं उसके बेसिस पे वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड ही इन्वेस्टर प्रेफर करेंगे एज पर दी रूल। जो सेंस बनता है कि डेज रिसीवेबल कम से कम होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे डेफिनेटली वेस्ट वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड इज ए गुड कंपनी। तो आप इसमें लॉन्ग टर्म में बने रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी, आप इसे प्रेफर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू जुबिलेंट फूड वर्क्स, ठीक है? तो इस तरह से आप पीयर टू पीयर कंपनी में कंपैरिजन कर सकते हैं फंडामेंटली। आप डीप में जाके उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है, ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना लेवरेज है फाइनेंशियली, कितना लेवरेज है,
तो उन सारी चीज़ों के बेसिस पे आपको रेटिंग देना होता है। जो भी आपके पीयर टू पीयर कंपनी होंगे, एफएमसीजी में जो कंपनी होंगे, आईटी सेक्टर में जो कंपनी होंगे, एनर्जी सेक्टर में जो कंपनीज होंगे, तो उनका जब आप एनालिसिस करते हो तो इस तरह से आपको एनालाइज करके अपना डिसीजन मेक करना होता है कि भैया कौन सी कंपनी में लॉन्ग टर्म तक बने रहना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग या फिर डेज रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपके माइंड में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप डेफिनेटली हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, एंड जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर भी अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगा। अगर कुछ क्रिटिकल पॉइंट होगा तो मैं उसके लिए वीडियो भी बनाऊंगा। इसी तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसियोज के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।